हमारे पास ये आर के पुरी की बुक है। इसका चैप्टर 2 का आज हम प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें तीन जो प्रिमिटिव लैटिस फैक्टर्स हैं वो गिवन है हेक्सागोनल स्पेस लैटिस के। और हमें कहा गया कि हमने इनको यूज़ करके जो रेसिप्रोकल लैटिस फैक्टर्स हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं। और सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है कि हमने शो करना है कि जो हेक्सागोनल स्पेस लैटिस है वो अपनी ही रेसिप्रोकल लैटिस है, लेकिन विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो हम ये भी देखेंगे कि ये कैसे है। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो रेसिप्रोकल लैटिस फैक्टर्स हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये तीन फार्मूलाज होते हैं। तो हम इन तीन फार्मूलाज को यूज़ करके जो तीन रेसिप्रोकल लैटिस फैक्टर्स हैं उनको फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें हमने क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें बी क्रॉस सी पता होना चाहिए, हमें सी क्रॉस ए पता होना चाहिए, हमें ए क्रॉस बी पता होना चाहिए और हमें ए डॉट बी क्रॉस सी पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि इन सब की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं और लास्ट में इन सब में पुट करके हम अपनी जो वैल्यूज़ हैं, इन तीनों की जो वैल्यूज़ हैं उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले ये तीन हमें गिवन है और हमने यहाँ पे बी क्रॉस सी को फाइंड आउट करना है और हम इसको फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि डिटर्मिनेंट मेथड में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो आई जे की आ जाएगी और हमारे पास बी क्रॉस सी था। तो पहले हम बी के जो कंपोनेंट है आई के नीचे आई वाला कंपोनेंट वो माइनस ए बाई टू था और जे के नीचे जे वाला कंपोनेंट जो कि रूट थ्री ए बाई टू था, सॉरी यहाँ पे जे आएगा। और के वाला कंपोनेंट नहीं था तो जीरो हमारे पास आ जाएगा। अब सी में हमारे पास ना आई वाला कंपोनेंट है ना जे वाला कंपोनेंट है तो दोनों की जगह जीरो आ जाएगा और यहाँ पे सी आ जाएगा। अब जब हम इसकी वैल्यू एवेल्युएट करेंगे तो सबसे पहले हम आई हैट लिख देंगे और आई हैट लिखा है तो आई हैट वाली जो रो है उसको हम डिलीट कर देंगे ऐसे, और सॉरी इस कॉलम को डिलीट कर देंगे और इस वाली रो को डिलीट कर देंगे आई वाली को। तो हमारे पास ये वाला ही लेफ्ट आउट हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हम इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए सी ओवर बाई ए सी इंटू अंडर थ्री बाई टू और यहाँ पे माइनस आता है और फिर ये वाली इससे मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास जीरो ही आ जाएगा। फिर हमने जे वाला जब जे वाली टर्म को एवेल्युएट करेंगे तो यहाँ पे आपने नेगेटिव लिख देना है और यहाँ पे जे आता है जे लिख देंगे। और सिमिलरली जो हमारे पास ये वाला कॉलम है इसको डिलीट कर देंगे और इस वाली रो को डिलीट कर देंगे। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बाई टू इंटू सी ये हमारे पास आ जाएगा और जब माइनस आएगा और फिर जीरो जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आ जाएगा। यहाँ प्लस आता है या नेगेटिव आता है और यहाँ फिर से प्लस आता है। तो यहाँ वंस अगेन जब हमने लास्ट में के वाली टर्म को फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे के हेट आ जाएगा और ये वाली हमारे पास कॉलम भी डिलीट हो गया, ये वाली रो भी डिलीट हो गई। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ जीरो फिर नेगेटिव और फिर ये से मल्टीप्लाई हुआ तो फिर से जीरो आ गया और हमारे पास बी क्रॉस सी की ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद हमने ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ए वेक्टर गिवन था उसको मैं ऐसे लिख दूंगा, बी क्रॉस सी अभी हमने फाइंड आउट किया है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब डॉट में हम जो आई वाला कंपोनेंट है उसको आई वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बाई टू मल्टीप्लाई होगा ए सी इंटू अंडर थ्री बाई टू से। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा और ये वाला कंपोनेंट जे वाला जे से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये आ जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे हमारे पास। तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी का। अब हम सी क्रॉस ए भी फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि हमें बी स्टेरिक में यूज़ होगा। तो सिमिलरली जैसे हमने ऊपर किया था वही पैटर्न हम सेम यूज़ करेंगे। डिटर्मिनेंट मेथड सी के कंपोनेंट लिख देंगे, यहाँ पे आप ए के कंपोनेंट लिख देंगे और उसी पैटर्न पे आप पहले इनकी रोज को डिलीट करेंगे वन बाय वन और आप इस तरह से एवेल्युएट कर लेंगे सी क्रॉस ए की वैल्यू। और सिमिलरली आप इसी तरह ए क्रॉस बी की भी वैल्यू को एवेल्युएट कर लेंगे जो कि यहाँ तक हमने एवेल्युएट कर ली है इनकी वैल्यूज़ को पुट करके। अब जब हम हर चीज़ ऑलमोस्ट फाइंड आउट कर हमने सब चीज़ ही फाइंड आउट कर ली है यहाँ तक, तो हम क्या करते हैं कि ए स्टेरिक की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब ए स्टेरिक का जो हमारे पास फार्मूला था वो ये था, बी क्रॉस सी हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो बी क्रॉस सी को हम यहाँ लिख देंगे और ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि ए सी अंडर थ्री बाई टू को कॉमन ले लेता हूँ। तो जब मैं इसको यहाँ से कॉमन लूंगा तो यहाँ पे मेरे पास वन आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ए सी बाय, तो ए सी बाई टू था वो भी कॉमन आ जाएगा लेकिन अंडर थ्री यहाँ पे मेरे पास नहीं था। तो अब मैंने अंडर थ्री कॉमन ले लिए जो कि यहाँ नहीं था। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए मैं डिनोमिनेटर में अंडर थ्री लिख देता हूँ। जब मैं इसे दोबारा यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट टर्म वही मेरे पास आ जाएगी और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो अंडर थ्री से अंडर थ्री कैंसिल हो जाएगा और ए सी बाई टू जे के साथ आ जाएगा तो मुझे वही टर्म मिल जाएगी। तो इसलिए मैंने इसको बैलेंस करने के लिए अंडर थ्री नीचे लिखा है। इसका फायदा मेरे पास क्या होगा कि ये वाली टर्म यहाँ कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ मेरे पास ए बच जाएगा क्योंकि ए का स्क्वायर था। तो टू पाई बाई ए और ये मेरे पास आंसर आ जाएगा ए स्टेरिक का। सिमिलरली बी स्टेरिक फाइंड आउट करने के लिए आप सी क्रॉस ए की जो वैल्यू आई थी उसको पुट करेंगे
और जो ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू थी उसको पुट करेंगे। हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बी स्टैटिक की वैल्यू आ जाएगी, और उसी पैटर्न पे आप सी स्टैटिक की जो वैल्यू है उसको भी फाइंड आउट कर लेंगे, जो आप ऑलरेडी उन वैल्यूज़ को यूज़ करके जो आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ तक हमने जो 3 रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स हैं उनको फाइंड आउट कर लिया है, और अगर आप उनको ओरिजिनल वेक्टर से मैच करें तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट तो सोल्व हो गया, हमने इनको फाइंड आउट कर लिया है। अब सेकंड पार्ट में हम को सॉल्व करने हम लगे हैं। तो अगर आप इनको मैच करें ओरिजिनल वेक्टर से तो आप देखेंगे कि इनमें सिर्फ यही फर्क है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड का फर्क है, मतलब जो बाकी डायरेक्शन हमारे पास है वो सेम ही है। अब ए में हमारे पास पॉजिटिव आई था और पॉजिटिव जे था, यहाँ भी हमारे पास पॉजिटिव आई एंड पॉजिटिव जे है। यहाँ पे नेगेटिव आई था बी में, तो यहाँ बी स्टेरिक में भी नेगेटिव आई है और पॉजिटिव जे है, और सी में हमारे पास पॉजिटिव के था तो यहाँ भी पॉजिटिव के है। हमारे पास फर्क सिर्फ कहाँ से आ रहा है, वो ये आ रहा है फर्क कि यहाँ पे a/2 था तो यहाँ पे 2π/a है। वो मैग्नीट्यूड का फर्क है, लेकिन हमारे पास जो स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं वो यही यूनिट वेक्टर ही डिटरमाइन करते हैं। तो बेसिकली हमें सेम ही यूनिट वेक्टर नहीं, लैटिस वेक्टर, जो ओवरऑल लैटिस वेक्टर्स हैं उनकी जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है वो डिटरमाइन करते हैं स्ट्रक्चर को। तो हमारे पास वही वाले ही हमें रेसिप्रोकल जो लैटिस वेक्टर्स हैं वो मिल गए हैं जो हमारे ओरिजिनल थे। जिस हमारे पास मैग्नीट्यूड का फर्क है वो भी सिर्फ इसलिए आया है कि देखें ये रेसिप्रोकल वेक्टर है, यहाँ पे रेसिप्रोकलिटी को ये शो कर रहा है। 2π तो हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट फैक्टर है, तो आप किसी वेक्टर को किसी कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं तो ज़्यादा उस पर इशू नहीं होता। तो यहाँ पे ए हमारे पास नॉमिनेटर में था तो यहाँ ए आपके पास डिनोमिनेटर में आ गया है। रेसिप्रोकलिटी को शो कर रहा है कि यहाँ पे नॉमिनेटर में था तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में था। तो बाकी हमारे पास जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शन सेम वही है जो यहाँ पे हमारे पास थी। तो हमने ये शो कर लिया कि जब हमने हेक्सागोनल के जो रेसिप्रोकल वेक्टर्स निकाले हैं तो उसका हमारे पास आंसर में हेक्सागोनल की ही हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वही हमारे पास आए हैं। जिस मैग्नीट्यूड का फर्क है वो भी सिर्फ इसलिए कि ये रेसिप्रोकलिटी को शो रेसिप्रोकल था, इसलिए हमारे पास मैग्नीट्यूड का फर्क आ रहा है। अब सेकंड पार्ट में मैं कहा गया था कि देखें जो एक्सिस है उसकी भी कुछ ना कुछ रोटेशन होगी, तो आइए हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली किस रोटेशन की मैं बात हो रही है, ये हमें बात हो रही है कि क्या जो मेरे पास ओरिजिनल वेक्टर था, प्रिमिटिव वेक्टर था ए था, और जो मैंने इस तरीके फाइंड आउट किया है क्या इनके बीच में भी मेरे पास कोई डायरेक्शन का डिफरेंस बन रहा है, तो इसकी रोटेशन की बात हो रही है। क्या ये एक दूसरे के अलॉन्ग है या रोटेटेड है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो मेरे पास ओरिजिनल ए वेक्टर एक मेरे पास ऐसे था, ए स्टेरिक मेरे पास ये था, तो मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि इनके बीच का न्यू एंगल कितना होगा, क्या कोई एंगल होगा भी या वो 0 डिग्री मेरे पास आएगा। तो जब भी आपने दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना होता है तो आप डॉट प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। क्वाइट इजी टेक्निक है, इससे आप एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। डॉट प्रोडक्ट का हमारे पास ये फार्मूला है होता है ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास ये होती है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा, और ये थीटा हमारे पास होता है इन दोनों के बीच का ए और बी का एंगल होता है ये हमारे पास। तो हम इसमें किसी को यूज़ करके जो एंगल है इनके बीच का वो फाइंड आउट कर लेते हैं। अब अगर मैंने डॉट प्रोडक्ट एवेल्युएट करना है तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और ए स्टेरिक का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा तो कंपोनेंट्स का स्क्वायर लूंगा और फिर अंडर रूट ले लूंगा, तो मेरे पास ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और यहाँ पे ए स्टेरिक का करना है तो फिर ए स्टेरिक कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेके उसका अंडर रूट ले लूंगा, तो मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। उसके बाद में ए स्टेरिक की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, ए की वैल्यू यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे ए स्टेरिक की ए आई वाला कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई जे वाला जे से, तो मेरे पास इसका आंसर 2π आ जाएगा। और मेरे पास डॉट का फार्मूला इनके लिए बनेगा ए डॉट ए स्टेरिक बनेगा मॉड ऑफ ए, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्टेरिक कॉस थीटा, और वैल्यूज़ को मैं पुट कर दूंगा जो मैं ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूँ। तो मेरे पास कॉस थीटा की ये वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से मेरे पास थीटा 30 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली अब मैं बी और बी स्टेरिक का भी एंगल उसी पैटर्न पे फाइंड आउट कर लूँगा, बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड और बी डॉट बी स्टेरिक, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ जो एंगल आएगा वो 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये शो किया है कि यहाँ पे ऊपर जो मेरे पास ये लेट्स सपोज ए मेरे पास वेक्टर था, तो जो ए स्टेरिक मेरे पास वेक्टर आया है इसको आप स्टेरिक कह लें, वो 30 डिग्री पे रोटेटेड है, तो हमने ये शो किया है। सिमिलरली यहाँ भी हमने ये देखा कि जो हमारे पास ये अगर बी था ये वाला, तो जो बी स्टेरिक था वो भी 30 डिग्री पे रोटेटेड है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल बी वेक्टर जो बी हमारे पास स्टेरिक है, ये हमने यहाँ पे देखा है। तो हम लास्ट पे ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास सी वेक्टर है क्या वो भी रोटेटेड है कि नहीं है। तो सिमिलरली सी डॉट सी स्टेरिक जब हम फाइंड आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी वैल्यू हमारे पास 0 डिग्री आती है। सी हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास सी था, तो सी का स्क्वायर इंटू अंडर रूट सी, फिर से सी आ जाएगा, तो उसका हमारे पास 2π/c आया था, तो आप इसका स्क्वायर ले लो, फिर जब दोबारा से इसका अंडर रूट लेंगे तो यही वाली वैल्यू आपके पास वापस आ जाएगी मैग्नीट्यूड की, और यहाँ से आपके पास कॉस ऑफ थीटा कितना आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा। तो हमने देखा कि जो सी वेक्टर है वो रोटेटेड नहीं है, जबकि ए और बी एट एंगल ऑफ 30 डिग्री दे आर रोटेटेड।
तो इसको हम ऐसे यहाँ पे लिख देंगे कि हमने देखा जो हेक्सागोनल स्पेस लैटिस है वहाँ पे ए और बी 30 डिग्री रोटेटेड है विद रिस्पेक्ट टू सी एक्सिस। क्योंकि देखिए सी एक्सिस तो हमारे पास रोटेट हुआ ही नहीं, और सी एक्सिस वैसे भी जो अगर हमारे पास ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, स्टेरिक की बात कर रहा हूँ, तो ए स्टेरिक इनके परपेंडिकुलर होता है। तो ये दोनों तो रोटेट हुए हैं ए और बी, लेकिन सी रोटेट नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ए और बी रोटेट हुए हैं किसके रिस्पेक्ट में, सी एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट हुए हैं। सी जो हमारे पास ओरिजिनल था, जो हमारे पास ओरिजिनल एक्सिस था, सी और सी स्टेरिक लाई करते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो यही हमारा न्यूमेरिकल था, यही हमने फाइंड आउट करना था। इसके ये 2 पार्ट थे। अगर अभी भी आपको फ्यूचर में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके।